Jai Hind observers, myself Satyavan Maurya and I am going to present class 12th physics lecture। क्लास 12th के फिजिक्स के लेक्चर्स में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कवर कर रहे थे इसके पहले के लेक्चर्स में, और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी के सिलेबस में चैप्टर फर्स्ट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर सेकंड में हम लोग पहुंचे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक चैप्टर सेकंड में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले नए टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लें, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक का नाम देखेंगे क्या है और उसके आगे की स्टडीज हम लोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप ये बताइए, अभी तक हम लोग जो स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन 1/4πε0 × Q/r² होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन 1/4πε0 × Q/r होता है। क्लियर? तो अब एक चीज ये बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये होता है, हम लोग किसी भी चार्ज के चारों तरफ उसका इफेक्ट कितना होता है, किसी भी चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है, ये सब हम लोग देख चुके। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि इन सारे चार्जेस को हम लोग कहां पे स्टोर करेंगे। मतलब जब आपका कोई सिस्टम, जैसे हम लोग क्या फाइंड आउट करते थे, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज सेल। जब आपका सेल होता था तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते थे कि नहीं करते थे, और एक्सप्रेशन आता था इसके साथ कितना, 1/4πε0 × Q/r²। r यहां से डिस्टेंस होती थी इस पॉइंट तक कहीं पे भी। तो अब ये जरा सोचिए कि इसका मतलब ये हुआ कि यहां जब इसको चार्ज करते हैं तो इसका मतलब ये अपने पास चार्ज रखता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज को स्टोर भी कर रहा है। क्लियर? तो अब हम लोग देखेंगे, अगर हमें चार्ज को स्टोर करना है या अपने चार्ज को स्टोरेज बढ़ाना है तो कहां पे हम लोग चार्ज स्टोर करेंगे, कैसे चार्ज स्टोर करेंगे, कितना चार्ज स्टोर करना है। तो इन सारी चीजों के बारे में, मतलब अब हम जो बात करने वाले, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, किसी भी चार्ज के कारण उसका इफेक्ट के बारे में पूरी स्टडी कर रहे थे, और हमने कुछ नहीं किया, केवल इसके इफेक्ट के बारे में स्टडी किया। इसका इफेक्ट कैसा होता है, इसका बिहेवियर कैसा होता है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ रीजन कैसे बिहेव करता है, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी कर रहे थे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी हमने देखा कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम लोग प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या बिहेवियर शो करता है। ये सारी चीजें इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो टर्म है स्टोरेज ऑफ द चार्जेस, स्टोरेज ऑफ द चार्जेस। अब हम लोग देखेंगे, अरे भाई जब आप किसी सिस्टम की बात करते हैं तो मान लीजिए वो सिस्टम हमारे लिए यूजफुल है, जब यूजफुल है तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, तो स्टोर भी तो करना है। तो इसलिए हमारा जो अगला टॉपिक होगा स्टोरेज ऑफ द चार्जेस, स्टोरेज सिस्टम ऑफ द चार्जेस। तो कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। मतलब हमारा अगला जो टॉपिक है कैपेसिटर है, अगले टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटर। ओके, लेकिन कैपेसिटर को डायरेक्टली हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, पहले कुछ चीजें हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे कुछ अंडरस्टैंडिंग से, उसके बाद हम लोग कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए, हमारा जो एक तरीके से इसको आप छोटा सा चैप्टर भी बना सकते हैं, क्योंकि पूरी चीजें हम लोग कैपेसिटर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। अब हम लोग कैपेसिटर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप मेन और बड़ी हेडिंग डाल दीजिए, छोटा सा चैप्टर, सेकंड चैप्टर का एनसीईआरटी का टॉपिक है, लेकिन फिर भी आप इसको थर्ड चैप्टर मान सकते हैं या उसी सेकंड चैप्टर के अंदर एक छोटा सा चैप्टर बना सकते हैं। चलिए, वी हैव टू रिमूव इट। चलिए, तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, समझ गए ना क्या वर्क करना है। तो हम लोगों को अब यह देखना है कि हमारा चार्ज कहां पे स्टोर होगा, कितना स्टोर होगा, चार्ज स्टोर करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा।
ये सारी चीजें अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटर। सो प्लीज हेडिंग डाल दीजिए क्लास 12th। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेरी सीरियस लेक्चर क्लास 12th फिजिक्स। क्लास 12th की फिजिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर सेकंड है, चैप्टर सेकंड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्या, और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है, आप डाल दीजिए कम से कम 2, 3, 4 लेक्चर अब कैपेसिटर पे ही बेस्ड होगा, इसलिए मैं शुरू से ही पहले ही बता देता हूं कैपेसिटर। तो आज का लेक्चर्स में हम लोग इसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए कैपेसिटर। चलिए अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे, चलिए अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए जब भी किसी भी सिस्टम को हम लोग चार्ज देते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई कंडक्टिंग बॉडी है, समझते चलिएगा, जैसे ये हमारे पास कोई कंडक्टिंग बॉडी है तो हम इसको अगर कोई चार्ज देते हैं Q, ठीक, तो अब ये चार्ज इस पे आ जाएगा। फिर हम इस पर कोई चार्ज देते हैं इस कंडक्टर को, दिस इज कंडक्टर, कंडक्टर। अब हम इसको फिर से चार्ज देते हैं तो फिर से चार्ज इसको देते हैं तो फिर से प्लस चार्ज हमने दिया। तो जब हम इसको बार बार चार्ज देते रहते हैं तो ये चार्जेस क्या होते हैं, इस पर डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाते हैं। ओके, जैसे जैसे इसको चार्ज देते जाएंगे वैसे इस पे ये चार्ज कंडक्टर पर, इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा। लेकिन एक लिमिट ऐसी आएगी कि जब और अगर आप चार्ज लेके आते हो तो अब ये चार्ज लेने से मना कर देगा। अगर आप और ज्यादा चार्ज लेके आते हैं तो दैट विल डिनाई टू एक्सेप्ट द नेक्स्ट चार्ज बिकॉज इट्स पोटेंशियल गेट इंक्रीजेस एंड व्हेन यू सप्लाई द पॉजिटिव चार्ज टू एनी बॉडी देन द पोटेंशियल राइजेस। इसका पोटेंशियल क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। तो जैसे जैसे आप सिस्टम को चार्ज देते हैं इसका पोटेंशियल क्या करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। क्लियर? तो मतलब चार्ज, जब किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज किया जाता है तो उसका पोटेंशियल बढ़ने लग जाता है। लेकिन एक लिमिट के बाद अब आप इसको चार्ज सप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर? एक जैसे आप किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जब किसी कंटेनर में आप पानी प्रोवाइड करेंगे, वाटर, तो वाटर लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। पहले यहां था, अब आपने एक बाल्टी पानी और डाल दिया तो आप वाटर यहां पहुंच गया। तो जब भी किसी भी सिस्टम में हम लोग चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हीट प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, वाटर अमाउंट प्रोवाइड करते हैं तो वाटर लेवल बढ़ता है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंडक्टर के पास, मतलब एक कंडक्टर के पास इनफाइनाइट चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी नहीं होती है। क्लियर? तो अब ये देखा गया, ध्यान से देखिएगा, अब ये देखा गया कि जब इस कंडक्टर के पास हम लोग एक दूसरा कंडक्टर लेके आते हैं, नाउ वी ब्रॉट ए नेक्स्ट, इसका पोटेंशियल V हो चुका है, इससे ज्यादा ये चार्ज नहीं हो रहा है, हम दे रहे हैं तो ये चार्ज ले ही नहीं रहा है, इट डिनाइज। अब हम इसके पास एक दूसरा कंडक्टर लेके आते हैं, नाउ वी ब्रॉट ए न्यू कंडक्टर। अभी भी हम लोग कैपेसिटर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल कंडक्टर की बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझिएगा, ऐसी क्या चीज है जो कैपेसिटर को बनाने में यूज करते हैं, कैपेसिटर क्यों बनाए, तो हम लोग इस पे बात करेंगे। तो हमारी बहुत डिटेल्ड फिजिक्स है, इसलिए इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब जब जैसे ही हमने एक कंडक्टर की इसके पास लेके आए, या जैसे ही हम इसके पास लेके और इसको हमने कनेक्ट कर दिया, और अब जब हम इसको चार्ज देने लगे तो ये चार्ज क्या करने लगा, एक्सेप्ट करने लगा। पहले नहीं ले रहा था, अब ये लेकिन एक्सेप्ट करने लगा। तो अब फिर से क्या होता है, जैसे जैसे इसको चार्ज देते हैं तो ये चार्ज यहां पे सप्लाई होता चला जाता है, और उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब ये फिर से चार्ज लेने लग जा रहा है। क्लियर? क्यों? क्योंकि अब इसके पास एक और स्टोरेज सिस्टम आ गया। क्लियर? एक चीज और देखी गई, अगर हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करते हैं, बस केवल इसके पास लेके आ जाते हैं, तो भी क्या होता है, इस पे चार्ज और ज्यादा एक्सेप्ट करने लग जाता है। क्लियर? तो पहले लेके आए तो इसको हमने डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर दिया था,
अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जैसे इसके पास एक और कैपेसिटर एक और कंडक्टर लेके आते हैं, देखिएगा अब हम इससे टच नहीं कराए हैं, केवल इसके पास लेके आते हैं। तो जैसे इसके नियर हम लेके आते हैं एक और कंडक्टर, तो अब इस और अब ये चार्ज क्या करता है, और ज्यादा एक्सेप्ट करने लग जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब इसके पास लेके आते हैं तो ये निगेटिव चार्जेस इधर अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर चले जाते हैं, और जिसके कारण यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे और इनका डिस्ट्रीब्यूशन खाली हो जाता है, स्पेस, जिसकी वजह से ये और ज्यादा चार्ज लेने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक कंडक्टर के पास, एक चार्ज कंडक्टर के पास दूसरा अनचार्ज कंडक्टर लेके आते हैं, तो पहले चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज करने लगता है, और जब इसका पोटेंशियल डिक्रीज करने लगता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग और ज्यादा चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक कंडक्टर के पास दूसरा कंडक्टर लेके आते हैं तो ये और ज्यादा चार्ज एक्सेप्ट कर सकता है। इसका मतलब नियरनेस, इसका मतलब कंडक्टर जितना नजदीक जाएगा उतना ज्यादा इसकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, और ज्यादा चार्ज स्टोर करता चला जा सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कंडक्टर को हम लोग चार्ज की स्टोर करने की डिवाइस मान सकते हैं, स्टोर करने की डिवाइस बना सकते हैं, लेकिन एक कंडक्टर बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता है, इसलिए हमें दो कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो जब दो कंडक्टर आपस में रखे रहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि वो हमारे लिए चार्ज स्टोर करने का काम करता है। तो जब कंडक्टर की डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो उसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। क्लियर? तो कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या होता है इसको तो हम देख ही रहे हैं। यह चीज आपको समझ में आई कि नहीं, कमेंट में आप जो है बता दीजिएगा। चलिए अब हम लोग इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच लेके चलते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। क्लियर? चलिए, वी हैव टू रिमूव इट। ध्यान से देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो इसका मतलब यह हुआ, सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट, वी कैन से दैट when a body given a charge q, then its potential increases, then its potential increases. So charge is directly proportional to potential. Clear? Charge is directly proportional to potential. So q is equal to q proportional to v. इसको लिख लिया जाए, so q proportional to v। देखिए, जब भी हम किसी भी सिस्टम को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होने लग जाता है, इंक्रीज करने लग जाता है। तो हमने ये क्यू अमाउंट चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल V बढ़ने लग जाता है। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज देंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करने लगेगा। लेकिन हम अपनी डेफिनेशन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बनाते हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, इफ वी प्रोवाइड द क्यू चार्ज देन पोटेंशियल इंक्रीजेस, सो क्यू प्रोपोर्शनल V। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। नाउ Q is equal to C into V, तो Q is equal to क्या हो जाएगा, C into V, और C is equal to Q upon V। Okay, C is known as the Q upon V and the constant C is called the capacitance। Clear? यहाँ लिखिए, the constant C, ऐसे लिख लीजिए, constant C is called the capacitance।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, अब इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। सो द कैपेसिटेंस C इज डिफाइंड एज, अब आगे लिखिए। सो इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। सो द कैपेसिटेंस C इज डिफाइंड एज, so C is defined as the amount of charge to raise the potential by 1 volt is known as capacitance, अभी हम लोग कैपेसिटर की बात नहीं कर रहे हैं, कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है इसको देखिए, अब हेडिंग डाल दीजिए कैपेसिटेंस। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आप पहले सपोज दैट 10 वोल्ट था, एक सिस्टम के पास कितना चार्ज था 10 वोल्ट, आप इसको लगातार चार्ज देते चले जा रहे हैं, लगातार चार्ज दे रहे हैं। अब ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अब इसका 11 वोल्ट हो गया। जब चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, ओके। लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज टू इंक्रीज 1 वोल्ट, तो 10 से 11 वोल्ट करने में जितना चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। क्लियर? तो चलिए अब कैपेसिटेंस क्या होता है इसको लिखिए, लिखते चलिए। कैपेसिटेंस में लिखिए द कैपेसिटी of a conductor or substance या सिस्टम, कंडक्टर और सिस्टम। द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर और सिस्टम इज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर और सिस्टम टू स्टोर द चार्जेस is known as capacitance। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, और इसको डिनोट किससे करते हैं, C से। तो अब हम लोग समझ चुके हैं C इक्वल टू कितना होता है, Q/V। अब हेडिंग डाल दीजिए यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ये वाली डेफिनेशन है, नीचे आपने लिखा है C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू Q/V। इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लिखिए यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। देखिए चार्ज की यूनिट, दिस इज चार्ज की यूनिट कूलाम होती है और वोल्ट पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है। तो यूनिट ऑफ कूलाम आपका हो जाएगा C इक्वल टू कूलाम अपॉन वोल्ट। तो इसका हो जाता है कूलाम पर वोल्ट, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, और कूलाम पर वोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फैराड भी बोलते हैं, फैराड। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल F से हम लोग डिनोट करते हैं, ओके। देखिए जब भी कोई भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे बनी है, तो अगर आप उस साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो आप पहला लेटर स्मॉल से स्टार्ट करिए। जैसे न्यूटन, जैसे 5 न्यूटन पूरा लिखना है तो न्यूटन ऐसे करिए। और अगर केवल आपको N लिखना है और यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे है तो आप कैपिटल N लिखिए, 5 न्यूटन, ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रहे।
तो यहाँ पे हम लोग फैराड को क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। और अगर आपको वैसे लिखना है तो आप ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा फैराड। ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर पूरा लिखना है तो स्मॉल से स्टार्ट करिएगा, और अगर आपको यही केवल एफ लिखना है तो कैपिटल लिख दीजिएगा बस। तो कूलाम पर वोल्ट को हम लोग फैराड बोलते हैं। चलिए, तो सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट ऑफ सी इसका टू हो जाएगा। कूलाम की सीजीएस यूनिट क्या होती है? 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज। और वोल्ट की कितनी होती है सीजीएस यूनिट? 1/300 ESU ऑफ पोटेंशियल। ESU ऑफ पोटेंशियल। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा? 300 ऊपर चला जाएगा। तो वी हैव 3 × 300 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज अपॉन ESU ऑफ पोटेंशियल। तो हम लोग ESU ऑफ कैपेसिटेंस बोलेंगे। ESU ऑफ कैपेसिटेंस। एंड 3 3 जा 900 100 में 10⁻², इसके साथ कंबाइन हो जाएगा 10⁻11 हो जाएगा। सो इक्वल टू 3 × 10⁻11 ESU ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, तो सीजीएस यूनिट आपकी क्या हो जाएगी? सीजीएस यूनिट ऑफ सी। ये हमारे पास सीजीएस यूनिट आ गई। प्लीज नोट इट केयरफुली। तो इसका मतलब 1 फैराड में 3 × 10⁻11 ESU ऑफ कैपेसिटेंस होगा। सो 1 फैराड इक्वल टू 3 × 10⁻11 ESU ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम SI यूनिट टू CGS यूनिट। और फैराड जो होता है ये आपका SI यूनिट होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसको नोट करिए पूरा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। जल्दी से नोट करिए इसको। आई एम रिमूविंग इट। डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। चलिए, डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? चलिए, तो हमारे पास कैपेसिटेंस कितना होता है? C इक्वल टू, हेडिंग डाल दीजिए डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन क्या होगा? C इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ Q अपॉन डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। अब पोटेंशियल इक्वल टू कितना होगा? W इक्वल टू क्या होता है? Q × V। और V इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां से देखिए Q नीचे चला जाएगा, तो W/Q। W यूनिट किसकी होती है? जूल की, एनर्जी की, वर्क की। तो यहाँ पे आपका कौन सी यूनिट हो जाएगी? वर्क मतलब एनर्जी मतलब जूल। तो यहाँ लिखिए वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क अपॉन चार्ज। चलिए, तो ये हमारे पास ऊपर Q है और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा? W/Q। ये Q ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि V की जगह क्या लिखेंगे? W/Q। तो W/Q और Q ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास बचा Q²/W। और W की जो डायमेंशनल यूनिट होती है, डायमेंशनल फार्मूला होता है, वो mL/T-2 होता है। तो देखते चलिए, डायमेंशनल फार्मूला इसका कितना होता है? mL/2-2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चार्ज का होता है AT। चार्ज का होता है AT/mL/2T-2। अब ये सारी क्वांटिटीज ऊपर जाएंगी, तो ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा? देखिएगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ C इक्वल टू, अरे भाई करंट I इक्वल टू कितना होता है? Q/T। T ऊपर चला जाएगा, तो I का डायमेंशनल फार्मूला A, और T का कितना होता है? T टाइम का। तो Q इक्वल टू AT। इसी वजह से मैंने Q के प्लेस पे AT लिख दिया, देख लीजिए, स्क्वायर यहाँ करिए। तो अब कितना आ जाएगा? देखिएगा, सारी चीजें ऊपर चलेंगी। M ऊपर जाएगा तो -M-1, L ऊपर जाएगा तो
-2 और t ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ t स्क्वायर है, ये t ऊपर जाएगा तो t की पावर 4 हो जाएगा। mn ये t की पावर 4 a की पावर 2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस। ओके, तो इसको देखते चलिए। नाउ आई एम रिमूविंग इट। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटेंस, अगर आपके पास कोई स्फेरिकल बॉडी है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है। लेट वी हैव एन स्फेरिकल बॉडी, देन कैपेसिटेंस, अभी तक मैंने कैपेसिटर की बात नहीं किया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी तक मैंने कंडक्टर और कैपेसिटेंस की बात किया है। तो कैपेसिटर क्या होता है इस चीज को अभी हम बाद में डिफाइन करेंगे, इसलिए पहले केवल एक कंडक्टर या दो कंडक्टर के कारण जब उसको हम लोग चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो कितना चार्ज होता है, कितना उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है, यही सारी बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखते चलिएगा। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल कंडक्टर। चलिए स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है। तो सपोज करते हैं हम लोग, दिस इज वी हैव ए स्फीयर हैविंग रेडियस कैपिटल आर। हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और इसको हमने चार्ज दिया है क्यू टोटल चार्ज हमने इस पर दिया है, इससे ज्यादा चार्ज इसको नहीं दिया जा सकता है। और इसके पास जो पोटेंशियल है वो कितना है, V। लेट वी हैव स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग, इसको लिख लीजिए, हैविंग रेडियस कैपिटल R एंड चार्ज गिवन टू द स्फीयर इज स्मॉल q एंड द पोटेंशियल राइज अप टू V। सो पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, पीछे वाले लेक्चर्स में हमने देखा है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R, इनटू Q अपॉन R। दिस इज द पोटेंशियल। ओके, और कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, Q अपॉन V। सो कैपेसिटेंस यहां देखिए, सो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। चलिए V के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करिए, C इक्वल टू ऊपर Q रहेगा, नीचे आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q upon capital R. Capital R is the radius of the sphere. So what we have, this 4 pi epsilon naught into R comes in the numerator. So we left with what? So we left C is equal to 4 pi epsilon naught into capital R. This is the capacitance of C proportional R. This is the capacitance of spherical body, spherical conductor. तो हमारे पास जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसका कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन ये है, इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। तो यहाँ पे आप ऐसे इसको लिख दीजिए। तो C प्रोपोर्शनल R होता है, दिस इज वी हैव, और डायग्राम ऐसे बना लीजिए और इसके यहाँ पे C ऐसे लिख दीजिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो इसका मतलब जितना रेडियस बड़ा होगा, जितना बड़ा स्फीयर होगा हमारे पास, उतना ज्यादा कैपेसिटी उसकी होगी चार्ज को स्टोर करने की, क्योंकि यहां पे हम लोग देख सकते हैं इस कैपेसिटेंस का मतलब आप समझिए, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे इसका C प्रोपोर्शनल R का मतलब, कैपेसिटेंस का मतलब समझिए, जैसे सपोज अगर आपके पास छोटा स्फीयर है, आपने इसको जैसे इसका पोटेंशियल है सपोज दैट 10 वोल्ट है, आपको 11 वोल्ट करना है। 10 से 11 वोल्ट करने के लिए आपको 10 कूलाम चार्ज प्रोवाइड करना पड़ रहा है। जब आप 10 कूलाम चार्ज देते हैं तब इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट से 11 वोल्ट होता है। तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल बढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, 10 मतलब कितना चार्ज लग रहा है 10 कूलाम का। अगर आप इसका इंक्रीज कर देते हैं तो अब ये 10 से देखिएगा, अब हमने रेडियस इंक्रीज कर दिया,
तो 10 वोल्ट से 11 वोल्ट होने में अब पहले 10 चार्ज ले रहा था ना, अब 10 चार्ज नहीं लेगा। अब ये रेडियस आपने इंक्रीज कर दिया, तो अब आपका 1 वोल्ट बढ़ाने में अब ये 20 कूलाम चार्ज ले सकता है या 30 कूलाम चार्ज ले सकता है। ओके, तो इसका मतलब चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो मेन जो कैपेसिटेंस का मतलब होता है ये नहीं कि चार्ज तो स्टोर होगा ही ज्यादा, लेकिन उसका 1 पोटेंशियल, अब आप 1 पोटेंशियल कम चार्ज में नहीं बढ़ा सकते हैं। अब आपको 1 पोटेंशियल बढ़ाना है तो ज्यादा चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो द मेन कॉन्सेप्ट, द मेन थीम ऑफ द कैपेसिटेंस इज दिस, व्हाट वी आर डिस्कसिंग एट दिस स्पॉट। ओके, तो ये मेन कैपेसिटेंस होता है। तो जब आप रेडियस बढ़ाएंगे, स्फीयर बड़ा करेंगे, तो आपका 1 वोल्ट बढ़ाने में हालत खराब हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा आप समझिए कि क्या हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे हमारी अर्थ के पास, हमारी अर्थ के कारण कितना पोटेंशियल होता है, कितना कैपेसिटेंस होता है, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। इसको नोट कर लिए ना, एक स्फीयर के कारण आपका ये होगा, तो C प्रोपोर्शनल R, तो इसको यहां पे लिख लीजिए कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। चलिए अब आप हेडिंग डाल दीजिए कैपेसिटेंस ड्यू टू अर्थ, कैपेसिटेंस ड्यू टू अर्थ। अर्थ के कारण कितना कैपेसिटेंस होता है, या अगर अर्थ के बराबर हमारा कंडक्टर है तो कितना कैपेसिटेंस उसका होगा। तो देखते हैं। सो सिंस कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अगर अर्थ हमारी कंडक्टर होती तो कितना चार्ज स्टोर करता, अब इसको देखिएगा। बट अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 रहता है, लेकिन अगर अर्थ कंडक्टर होता तो कितना चार्ज स्टोर करता, इसको हम लोग देखेंगे। सिंस RE, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ आपका होता है 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर, या फिर कितना होता है 6400 किलोमीटर, या फिर 6400 किलोमीटर होता है। तो यहां वैल्यू पुट करिए, कितना आएगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे, 1/9 इंटू 10 पावर 9, और इसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे, R के प्लेस पे 6.4 इंटू 10 पावर 6। तो आगे आपका कितना आएगा, 6.4/9। ये जब आपका सिस्टम ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 है, नीचे 10 की पावर 9 है, तो ऊपर जाएगा तो 10 पावर 6 से 10 पावर 6 कैंसिल, 10 की पावर 3 बचेगा, और 10 पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो 10 पावर -3 हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग 10 पावर -3 लेंगे। ओके, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए। यहां पे इसको आप हटाइए और यहां नीचे बढ़ाइए 10, तो ये आएगा 64/9 इंटू 10 पावर -4। अब ये कितना आएगा, 9 7 जा, तो C इसका हो जाएगा 9 7 जा कितना हुआ, 9 7 जा आपका हो जाएगा 63, और 1 इंटू 10 पावर -4 फैरेड। उसके बाद आ जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाइए और नीचे 2 0 बढ़ाइए, तो ओवरऑल आपका 711 माइक्रो फैरेड। 10 की पावर -6 हो जाएगा, और -6 को हम लोग माइक्रो लिख सकते हैं। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 711 माइक्रो फैरेड, 711 माइक्रो फैरेड। इसका मतलब माइक्रो फैरेड हमारी बहुत बड़ी यूनिट होती है, बहुत हाई अमाउंट में चार्ज आप स्टोर करेंगे, इतना आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, इतना चार्ज प्रोवाइड आपका करोगे तब जाके एक पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। सो द कैपेसिटी ऑफ द अर्थ इज टू मच हाई, सो माइक्रो फैरेड, द फैरेड इज बिगेस्ट यूनिट, फैरेड इज वेरी लार्ज यूनिट, वेरी तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले। सो फैरेड आपका क्या हो जाएगा, फैरेड इज वेरी लार्ज
फैराड आपकी बहुत लार्ज यूनिट हो जाएगी। चलिए अब मुझे थोड़ा सा जल्दी है, मुझे जाना है, तो बाकी की चीजें हम लोग अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ तक हम लोग बात कर चुके हैं, बाकी बातें हम लोग अगले लेक्चर्स में करेंगे। तो चलिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू।